देखो सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। देखो सघन माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें जो प्रकाश की चाल होती है वो कैसी होती है, आपकी कम होती है। सघन माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो कैसी होती है, कम होती है। और कम होने का कारण क्या है, क्योंकि आपका माध्यम सघन है। सघन माध्यम का मतलब होता है कि वहां पर सघनता बहुत है, वहां पर भीड़ भाड़ बहुत अधिक है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। जबकि विरल माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। ऑब्वियस सी बात है विरल का मतलब हो जाता है, बोलते ना कोई विरला ही होता है ना, मतलब कि एकदम सबसे अलग। तो विरल माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जहां पर भीड़ बहुत कम होती है, जहां पर भीड़ बहुत कम होती है। अब यदि भीड़ बहुत कम होगी तो प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। यदि मैं सघन माध्यम की बात करूं तो इसके अंतर्गत आ जाता है आपका ठोस, और यदि मैं विरल माध्यम की बात करूं तो इसके अंतर्गत आ जाता है वायु। उससे भी विरल आपको देखना है तो आप निर्वात में जा सकते हो। बेसिकली निर्वात कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए आप निर्वात को नहीं लिख सकते विरल माध्यम के अंतर्गत, आपको वायु ही लिखना पड़ेगा। विरल माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें भीड़ बहुत कम होती है। वायु में आप ऐसा कुछ भी चला लो आपको कुछ नहीं होने वाला, लेकिन यदि आप जल में चलाओगे वहां पर आपको सघनता मिलेगी थोड़ी सी, है ना, क्योंकि वहां पर बेसिकली सघनता बहुत होती है, इसलिए प्रकाश की चाल जहां पर कम होती है वो सघन माध्यम, और जहां पर प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है वो क्या कहलाता है, आपका विरल माध्यम कहलाता है। सबसे पहली बात इतना समझना है। अब देखो जो आपका N12 था, जो आपका N12 था वो क्या था, माध्यम 1 का अपवर्तन माध्यम 2 के सापेक्ष, या माध्यम 2 में प्रकाश की चाल डिवाइड बाय माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, या माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक डिवाइड बाय माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये था आपका। अब बेसिकली ये 1 और 2 लिखने के पीछे कारण क्या है, 1 और 2 लिखने के पीछे कारण क्या है। मैं इस N12 को ऐसे क्यों नहीं लिख सकता N21, है ना, मैं N12 क्यों लिख रहा हूं, देखो इसके पीछे भी एक रीजन होता है। ये हो गया N, इसके बाद कितने डिब्बे आएंगे, 2 डिब्बे आएंगे, हमेशा याद रखना। अब पहले डिब्बे में वो माध्यम आएगा जहां पर प्रकाश किरण क्या होगी, जा रही होगी। प्रकाश किरण जिस माध्यम में जा रही होगी वो आएगा पहले नंबर पे, और प्रकाश किरण जहां से आ रही होगी, प्रकाश किरण जहां से आ रही होगी वो होगा आपका दूसरा माध्यम, मतलब वो होगा आपका वो वाला माध्यम जिसे आने लिखना पड़ेगा। अब जैसे मैं एग्जांपल कर लेता हूँ, सपोज आपकी प्रकाश किरण आई और ऐसे चल गई, ये हो गया आपका अभिलंब, ये हो गया आपका I और ये हो गया आपका R। तो बताओ यहां पर, और इसे मैं बोल देता हूं माध्यम नंबर 2 और इसे बोल देता हूं माध्यम नंबर 1। तो बताओ प्रकाश किरण कहां जा रही है, माध्यम 2 में जा रही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 2, क्योंकि माध्यम 2 में जा रही है। कहां से आ रही है, माध्यम 1 से आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माध्यम 1। जहां से आ रही है उसे बाद में लिखना रहता है, जहां पर जा रही है उसे पहले लिखना होता है। जैसे N12 का मतलब क्या होगा कि प्रकाश किरण कौन से माध्यम में जा रही है, माध्यम 1 में जा रही है। कहां से जा रही है, माध्यम 2 से जा रही है। पहले वो आता है जहां पर प्रकाश किरण जा रही होती है। अब मैं यहां पर माध्यम क्या मान लेता हूं, 4 मान लेता हूं, और यहां पे माध्यम 6 मान लेता हूं। अब बताओ ये क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश किरण कहां पर जा रही है, माध्यम 4 में जा रही है, तो 4 को लिख दो। कहां से आ रही है, माध्यम 6 से आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा N46। सबसे पहले ये बात समझो कि N46 N12 N21 का इनका बेसिक मतलब क्या है। बेसिक मतलब जान चुके हैं उसका, इसके सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, प्रकाश की चाल, वो अलग बात है। लेकिन मैं जो आपको अभी आगे समझाने वाला हूं उस बात के लिए आपको ये बात जानना जरूरी है कि ये होता क्या है। बेसिकली माध्यम 1 में प्रकाश की चाल यदि जा रही है तो वो पहले आएगा, और यदि माध्यम 2 से प्रकाश की चाल आ रही है तो क्या होगा, बाद में आएगा। इतनी बात सबसे पहले आपको समझनी है। हाँ, तो अब एक क्वेश्चन उठता है यहां पर। क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपकी ये हो गया पृथक्कारी पृष्ठ, आपकी अपवर्तित की मतलब आपतित किरण आएगी, ये हो गया उसका अभिलंब, और या तो जो आपकी प्रकाश किरण है वो या तो अभिलंब से दूर जाएगी, या और एक ऑप्शन क्या है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। 2 ऑप्शन है, मतलब कि जो आपका ये इसका वास्तविक पथ ये होगा, तो वास्तविक पथ से या तो दूर हट जाएगी या वास्तविक पथ से अभिलंब की ओर आ जाएगी। 2 ही रास्ते हैं। तो हमेशा एक बात तो तय है कि ये जो है माध्यम दोनों क्या है, अलग अलग है। ये वाला माध्यम 1 है, ये वाला क्या है आपका माध्यम 2 है। अब ये तो पक्की बात है कि यदि जल होगा तो ये क्या हो गई, वायु होगी, वायु नहीं तो ठोस होगी,
ठोस नहीं तो और कोई माध्यम होगा। तीनों तो माध्यम होते हैं, ठोस द्रव गैस। यदि ये द्रव माध्यम है तो ठोस माध्यम होगा, ये यदि ठोस माध्यम है तो ये वायु माध्यम होगा। माध्यम अलग अलग होने वाले ना, तो बेसिकली अंतर तो होगा ना, ये या तो ज्यादा ही सघन होगा, ये ज्यादा ही विरल हो जाएगा। जैसे कि इस केस में बात करूं, जल की तुलना में वायु, जल की तुलना में वायु क्या है, विरल माध्यम की भांति काम करेगी। जल की तुलना में वायु किसकी भांति काम करेगी, विरल माध्यम की भांति। लेकिन जल की तुलना में ठोस किसकी भांति काम करेगा, सघन माध्यम की भांति व्यवहार करेगा। तो बेसिकली मतलब आपकी जो प्रकाश किरण है या तो वो सघन से विरल में जाने वाली है या विरल से सघन में जाने वाली है। तो बेसिकली होगा क्या, यदि आपकी प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होगा, और यदि आपकी प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होगा। यदि आपकी प्रकाश किरण सघन से विरल, सघन मतलब ठोस माध्यम ले लेना, और विरल का मध्यम मतलब जल ले सकते हो या वायु ले सकते हो। हाँ, तो ये कौन सा केस बन जाएगा, जब आपकी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, पहला केस। दूसरा केस बन सकता है कि ये क्या हो जाए, आपका द्रव हो जाए, मतलब जलीय माध्यम हो जाए, और ये क्या हो जाए, आपका ठोस माध्यम हो जाए। तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा माध्यम हो जाएगा, आपका विरल माध्यम। ये कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन। तो आपको यहाँ बताना है या तो सघन माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा, क्योंकि माध्यम अलग अलग है। तो यहाँ पे सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जब आपकी प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर जाएगी, और जब वो सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर जाएगी। देखो, तो हम दो केस ले लेते हैं। सबसे पहला आपका केस ले लेते हैं, ये हो गया आपका कौन सा, पृथककारी पृष्ठ। और पृथककारी पृष्ठ के ऊपर ये जो माध्यम है वो कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है, और ये वाला जो माध्यम है कौन सा माध्यम है, आपका विरल माध्यम है। अब सघन मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका ठोस माध्यम मान लो, और ये क्या हो जाएगी, आपकी वायु। दूसरा ये मान लेते हैं कि ये हो गया आपका पृथककारी पृष्ठ, इसके ऊपर जो है कौन सा माध्यम है, आपका विरल माध्यम है, और ये कौन सा माध्यम है, आपका सघन माध्यम है। अब सघन माध्यम मानना है तो इसे क्या मान सकते हो आप, वायु मान सकते हो, और इसे क्या मान सकते हो, आपका ठोस मान सकते हो। हाँ, तो यहां पर भी वही हो रहा है कि आपकी प्रकाश किरण आ रही है, यहां पर भी वही केस देखिए मेरे की प्रकाश किरण आ रही है। बेसिकली प्रकाश किरण आ रही है तो ये हो जाएगी आपतित किरण, जहां पर आपतित हो रही है उसे कहेंगे आपका आपतन बिंदु, और इस आपतन बिंदु पर पृथककारी पृष्ठ के लंबवत जो रेखा जाती है उसे क्या कहते हैं, अभिलंब। उसी प्रकार से ये हो जाएगी आपकी आपतित किरण, ये हो जाएगा आपतन बिंदु, जिस बिंदु पे आपतित हो रही है, इस आपतन बिंदु के लंबवत, पृथककारी पृष्ठ के लंबवत जो रेखा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी अभिलंब हो जाएगी। अब बात आती है इसका जो वास्तविक पथ होना चाहिए था वो कौन सा होना चाहिए था, ये वाला। इसका वास्तविक पथ कौन सा होने वाला था, आपका ये वाला होना चाहिए था। अब इसके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि माध्यम अलग चेंज हो रहे, तो अब ऐसी बात है, प्रकाश या तो दूर जाएगा अभिलंब से, ये अभिलंब से दूर जाएगा, या अभिलंब की क्या आएगा, ओर आएगा। इसके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो देखो यहां पर हम कैसे जानेंगे कि पास आ रहा है या दूर आ रहा है। देखो इसके लिए आपको जो अपवर्तन का दूसरा नियम था, कौन सा नियम, स्नेल का नियम, उसे काम में लाना है। वो बेसिकली क्या होता है, आपका साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, आपका अपवर्तनांक होता है। और बेसिकली जो आपका अपवर्तनांक होता है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। एनसीईआरटी में एन दिया है तो आपको एन लिखना पड़ेगा, म्यू से काम चलेगा। तो साइन ए अपॉन साइन आर किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। अब ये जो आपका सघन माध्यम इसे मान लेते हो माध्यम नंबर 1, और ये विरल माध्यम को मान लेते हो माध्यम नंबर 2। उसी प्रकार से इसे मान लेते हो माध्यम नंबर 1, इसे मान लेते हो माध्यम नंबर 2, मान लिया। अब बेसिकली ये वाले केस में मैं लगाऊंगा स्नेल का नियम, और फिर ये वाले केस में लगाऊंगा स्नेल का नियम। तो देखो जब मैं ये वाले केस में स्नेल का नियम लगाऊंगा तो साइन ए अपॉन साइन आर, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो तो वही बनेगा। तो इनके तो हमें देखना है, हमें मेन जाना है यहाँ पर। अब बताओ ये यहाँ पर एन तो मैंने लिख दिया, ऐसा तो ना केवल एन, यहाँ पर 1 2 भी आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, बेसिकली प्रकाश किरण कहाँ पे जा रही है, दूसरे माध्यम में जा रही है। जिस माध्यम में जा रही होती है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं, और जिस माध्यम से आ रही होती है उसे हम क्या लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। तो साइन ए अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n21, क्या होता है आपका n21। n21 क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में आएगी। कहाँ आएगी, वो मुड़ना है वो तो बात है, या तो दूर हटेगी या पास आएगी, लेकिन आना तो है ना। तो कहाँ पर आएगी, माध्यम नंबर 2 में। तो n21 कहाँ से आएगी, माध्यम नंबर 1 से। उसी प्रकार से यदि यहाँ पर भी लगाए तो साइन ए अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा, आपका n1, आपका हो जाएगा n21।
क्योंकि आपकी प्रकाश किरण कहाँ आने वाली है, माध्यम 2 में ही आने वाली। कहाँ से आने वाली, माध्यम 1 से ही आने वाली है। हाँ, अब जो आपका N21 है, जो आपका N21 है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, N2/N1 लिख सकता हूँ। N21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, N2/N1। उसी प्रकार से जो आपका N21 है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, N2/N1। इतनी बात आई समझ में। हमने पढ़े थे कि आप N21 को लिख सकते हो N2/N1। माध्यम 2 का अपूर्णांक माध्यम 1 के सापेक्ष बराबर होता है माध्यम 2 का निरपेक्ष अपूर्णांक डिवाइड बाय माध्यम 1 का निरपेक्ष अपूर्णांक। तो बस मैंने वही किया है। अब यहाँ पर जो आपको सबसे पहली बात समझनी थी, एक बात मैं आपको बताना भूल गया। देखो, जैसे कि आपका यदि क्या है, सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है आपका, सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है आपकी, कम होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। अब यदि प्रकाश की चाल कम होती है तो बेसिकली हम केवल सघन माध्यम के अपवर्तनांक की बात करेंगे। केवल सघन माध्यम के अपवर्तनांक की बात कर रहा हूं। अब यदि मैं सघन माध्यम के अपवर्तनांक की बात करूं तो मैंने क्या निरपेक्ष सापेक्ष कुछ कहा नहीं कहा। मतलब कौन से अपवर्तनांक की बात होगी, आपके निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात हो रही है। जब आपका केवल एक माध्यम दिया हो और उसका अपवर्तनांक निकालने कह रहा हो, इसका मतलब होता है कि वो निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, मतलब सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। अभी हमसे विरल माध्यम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम किस अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि हम ये माध्यम 2 का मतलब इस विरल माध्यम का अपवर्तनांक निकाले इसके सापेक्ष, लेकिन यहां पर हम केवल निकाल रहे सघन माध्यम का अपवर्तनांक। किसका निकाल रहे, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, इसलिए हम किसकी बात करेंगे, सघन माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक की। तो देखो बेसिकली जो आपकी n की वैल्यू होती है वो क्या होती है, चलो जो आपका सघन माध्यम है, कौन सा माध्यम, माध्यम नंबर 1 है, तो इसे क्या मान लेते हैं हम, N1 मान लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, C/V1। क्या हो जाएगा आपका, C/V1। मैंने बताया था कि N1 होता है माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक और ये बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइड बाय उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम में हम निरपेक्ष अपवर्तनांक देख रहे हैं। तो N1 = C/V1। अब आपके V का मान कैसा है, कम है। V का मान क्या है आपका, कम है, मतलब N का मान क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। मतलब सघन माध्यम के लिए सघन माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। इस बात को एग्जाम में कई बार पूछता भी एग्जाम में ना कि सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक विरल माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक की तुलना में खालिस्तान होता है। आपको क्या लिखना है, अधिक लिखना है। और वो क्यों, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल कम होती है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला बनाए तो V/में आता है। यदि ये कम होगी तो ये क्या होगी, अधिक होगी, इसलिए आपके n का मान क्या आता है, अधिक आता है। आई बात इतनी समझ में। अब यदि मैं किसकी बात करूं, विरल माध्यम की बात करूं, तो विरल माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की चाल कैसी होती है, अधिक होती है, क्योंकि भीड़ भाड़ कम होती है। तो प्रकाश की चाल V क्या होती है आपकी, अधिक होती है। अब यदि प्रकाश की चाल आपकी V कैसी है, अधिक है, तो यदि मैं विरल माध्यम के अपवर्तनांक की बात करूं तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक मतलब विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। और विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक देखो, विरल माध्यम माध्यम नंबर 2 है तो N2 हो जाएगा। माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक या माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। N2 बराबर कितना हो जाएगा, C/V2। क्या हो जाएगा आपका, C/V2 हो जाएगा। अब बेसिकली विरल माध्यम के लिए जो आपका वेग है वो कैसा है, अधिक है। वेग कैसा है आपका, अधिक है, तो पता N2 का मान क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। मतलब जो विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है आपका, कम होता है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, जबकि सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलो या अपवर्तनांक बोलो, बात वही होती है। इस बात को अच्छे से याद रखना। तो यहां से हमें क्या समझ में बात आ रही है कि सघन माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है या अपवर्तनांक होता है वो किसकी तुलना में अधिक होता है, V1 की, मतलब विरल माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक की तुलना में अधिक होता है। अब बेसिकली पता है एग्जाम में क्वेश्चन वो सीधे नहीं पूछने वाला, क्योंकि अब स्टैंडर्ड हर चीज का बढ़ गया है, फोन से लेके हर चीज का बढ़ गया है। तो क्वेश्चन है, यदि वो पहले के जमाने का बात करो तो सीधे सीधे पूछ लेता कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम का अपवर्तनांक की तुलना में खालिस्तान होता है, तो आपको आंसर लिखना रहता अधिक। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि आपको 2 माध्यम दे देगा, एक माध्यम दे देगा आपका जलीय माध्यम और एक माध्यम दे देगा आपका वायु माध्यम। आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपके पास 2 माध्यम है, एक जलीय माध्यम है और एक वायु माध्यम है। जैसे यहाँ पर ठोस वायु माध्यम है ना, उसी प्रकार से आपको दे देगा कि आपके पास 2 माध्यम है, एक जलीय माध्यम है और एक वायु माध्यम है। बताइए किसका अपवर्तनांक अधिक होगा,
या यदि आपके पास दो माध्यम दिए हैं जल और वायु तो खालिस्तान का अपवर्तनांक अधिक होगा। आंसर होगा आपका जल, क्योंकि जल और वायु में सघन माध्यम कौन सा है आपका जल, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है विरल माध्यम की तुलना में। तो विरल माध्यम क्या है आपकी वायु, तो इसका अपवर्तनांक कम होगा, इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। या ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी, वो बोल देगा कि एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक N1 है और एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक N2 है, और N1 जो है वो सघन माध्यम का अपवर्तनांक है और जो N2 है विरल माध्यम का अपवर्तनांक है। बताइए N1 बड़ा होगा N2 से या N2 बड़ा होगा N1 से, ये बताना रहता है। तो आंसर क्या होगा, N1 बड़ा होगा N2 से, क्योंकि N1 क्या है आपका सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। तो ये तो कभी देखने मिलेगा कि नहीं कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो जाए। तो बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, तैयार रहना आपको इसके लिए। तो इतनी बात समझ में आती है कि सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है आपका ज्यादा होता है, जबकि विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है आपका कम होता है। अपवर्तनांक है या निरपेक्ष अपवर्तनांक है, बात वही होती है। अब यहां पर देखना sin अपॉन sin किसके बराबर है, N2 अपॉन N1। N2 क्या है आपका विरल माध्यम है और N1 क्या है आपका सघन माध्यम है। बताओ N2 की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, N2 की वैल्यू यहां पर होगी आपकी कम, क्योंकि विरल माध्यम है N1 की तुलना में। अब बताओ यदि N2 की वैल्यू क्या है, कम है, तो sin की भी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सबसे पहले ये बात पे गौर करो कि यदि N2 का मान कम है, क्योंकि विरल माध्यम है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, इसलिए विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो sin का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब N1 क्या है, माध्यम एक का अपवर्तनांक, माध्यम एक क्या है, ठोस है, जो कि क्या है सघन माध्यम है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है, तो sin का भी मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इतनी बात सबसे पहले डाइजेस्ट करो। उसके बाद यहाँ पर क्या है N2 अपॉन N1। बताओ N2 क्या है आपका सघन माध्यम है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है आपकी, अधिक होती है। सॉरी, सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। N1 क्या है, माध्यम एक का अपवर्तनांक, माध्यम एक क्या है आपका वायु है, जो कि क्या होती है विरल है, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या है आपका N1 है, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, तो N1 का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यदि आपके N2 का मान अधिक है तो sin का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। N2 का मान अधिक क्यों है, क्योंकि सघन माध्यम है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है, तो N2 का मान अधिक होगा तो sin का मान अधिक हो जाएगा। यदि N1 का मान कम है तो जो आपका sin R हो जाएगा उसका भी मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे पहले इस बात को डाइजेस्ट करो कि यदि ये वाली परिस्थिति में आपके sin I का मान कैसा है, कम है, और sin R का मान क्या है, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इनके कारण। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपके N2 का मान ज्यादा मतलब sin I का मान ज्यादा और sin R का मान क्या है, कम है। अब यदि आपका sin I का मान कम है, इसका मतलब I क्या है, कम है। यदि sin I का मान कम है इसका मतलब I क्या है, कम है। sin R का मान ज्यादा है मतलब R का मान क्या है, ज्यादा है, तो मतलब R क्या हो जाएगा यहाँ पर, अधिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली देखना N2 का मान sin I का मान अधिक है, इसका मतलब I का मान क्या है, अधिक है। किसकी तुलना में अधिक है, इस sin R की, क्योंकि इसका मान कम है, तो इस R की तुलना में क्या है आपका अधिक है I का मान। अब बताओ I का मतलब होता है यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, I का मतलब होता है यहाँ पर जो बनने वाला कोण है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें R को क्या दिखाना है, बड़ा दिखाना है। यदि आपका यही पथ फॉलो होता ना तो आपका जो अपवर्तन कोण बनता वो क्या बनता आपका, ये बनता। I किसके बराबर होता, R के बराबर होता। क्यों, मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर I किसके बराबर हो जाता, R के बराबर, यदि यही वास्तविक पथ रहता। लेकिन यहाँ पर R क्या है आपका, बड़ा आ रहा है। ये यदि 30 डिग्री है तो यदि यही वास्तविक पथ होता तो ये भी कितना होता, 30 डिग्री ही होता। लेकिन यहाँ पर R का मान ज्यादा है, मतलब 30 डिग्री मान नहीं है आपका, 30 डिग्री नहीं है, क्योंकि I का मान 30 डिग्री है, 30 डिग्री से अधिक है R का मान, मतलब 30 डिग्री से ज्यादा है। तो आपका मतलब कि जो आपकी प्रकाश किरण होगी वो कहाँ जाएगी, दूर ही जाने वाली है। कहाँ जाने वाली, दूर ही जाने वाली है। और यहाँ आप देख भी सकते हो R का मान इस I से क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ की यदि हम बात करें तो I का मान क्या है, अधिक है, R का मान क्या है, कम है। मैंने बोला था कि यदि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा यदि वो इस पथ को फॉलो करता है आपका प्रकाश। लेकिन आपका प्रकाश इस पथ को फॉलो नहीं करता है, वो विचलित हो जाता है और बेसिकली वो I के क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब कि वो जो है आपका I से छोटा होगा, I आपका बड़ा होगा, R क्या होगा, छोटा होगा। अब I 30 डिग्री है, R को छोटा होने मतलब 30 डिग्री से कम ही होगा, और यदि 30 डिग्री से कम होगा तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जाएगा।
अब यहाँ पे कोण चाहे तो 15 बन सकता है, जितना भी बन सकता है। तो बताओ यहाँ पर इस केस में क्या होगी, आपकी प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी और यहाँ पर क्या होगा, आपकी अभिलंब की ओर दूर जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि जब आपकी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब आपकी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपकी प्रकाश किरण क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है।